हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो हमारी सीरीज़ थी, हम परीक्षा वाणी का अध्ययन कर रहे थे टॉपिक वाइज में। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ये चौथा अध्याय है। बुक में अगर आप देखेंगे तो 5वां अध्याय है। ठीक है, तो इसके अंदर हम उत्तराखंड के नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है इस चैप्टर के अंदर, इसके अंदर झीलें भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल हम नदी तंत्र को देखेंगे और कंप्लीट नदी तंत्र देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, राज्य की जो अधिकांश नदियां हैं उनका प्रवाह किस दिशा में होता है। क्या पता प्रश्न बन जाए। ठीक है, हो सकता है तो दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो ज़्यादातर नदियां किस दिशा में बहती हैं, या तो साउथ में या फिर साउथ ईस्ट में। अब बात करते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण तंत्र है। 3 प्रमुख तंत्र हैं, आपको पता है उत्तराखंड के अंदर। एक आता है गंगा तंत्र, फिर यमुना तंत्र और फिर काली नदी तंत्र। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं गंगा के उपतंत्र के बारे में, यानी कि गंगा तंत्र को हम पढ़ेंगे और गंगा तंत्र से पहले उसके कुछ उपतंत्र हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भागीरथी को देवप्रयाग तक लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये आप इसको रिवीजन के तौर पर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी आपको इससे फ़ायदा होगा। देखिए भागीरथी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है, उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में है, और वहाँ का एक जगह है गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख, तो वहाँ से भागीरथी आती है। देखिए एक एग्ज़ाम में ये प्रश्न बना था कि जो गंगा है ये भागीरथी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, और ऑप्शन में गंगोत्री भी दे रखा था और गौमुख भी दे रखा था। तो आपको गौमुख टिक करना है, क्योंकि जो पर्टिकुलर है वो गौमुख से आती है। ठीक है, अगर गौमुख ऑप्शन में ना हो तो फिर आप गंगोत्री ग्लेशियर पे टिक करें। कहाँ से आती है, गौमुख से आती है। गौमुख के समीप जैसे ही थोड़ी आगे जाती है तो इसमें रुद्रगंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। गौमुख के समीप इसमें रुद्रगंगा भी मिल जाती है और केदार गंगा भी मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गौमुख के समीप इसमें कौन सी नदी मिलती है, केदार गंगा, जो कहाँ से आती है, केदार ताल से। ठीक है, उसके बाद इसमें रुद्रगंगा मिल जाती है। ठीक है, रुद्रगेरा ग्लेशियर से ये नदी आती है। थोड़ा और आगे जाती है भागीरथी, तो भैरव घाटी में यहाँ पर इसमें जाड़ गंगा इसमें मिल जाती है। जाड़ गंगा को ही जानवी नदी भी बोला जाता है। तो आपका अगर प्रश्न बनेगा कि जाड़ गंगा या जानवी नदी का संगम भागीरथी से कहाँ पर होता है, भैरव घाटी में। ठीक है, और भैरव घाटी में होता है। जाड़ गंगा आती कहाँ से है, तो ये थामला दर्रे से आती है। ठीक है, आप इसको पूरा देख के चलिए, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो देखिए भैरव घाटी में जाड़ गंगा मिल जाती है भागीरथी से। जाड़ गंगा थामला दर्रे से आती है। भागीरथी फिर थोड़ा और आगे जाती है तो फिर आता है गंगोरी नामक एक जगह आती है। गंगोरी में ये असीम गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आपको पता है असीम गंगा ये डोडी ताल से आती है। डोडी ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, डोडी ताल। तो गंगोरी के निकट इसमें असीम गंगा मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर ये प्रश्न भी आपके क्लियर हो रहे हैं कि जाड़ गंगा किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। असीम गंगा किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। उसके बाद और आगे जाती है तो झाला के पास इसमें सिया गंगा नाम की एक नदी भी मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे प्रमुख नदी जो है गणेश प्रयाग में मिलती है। गणेश प्रयाग जिसको हम कहते हैं पुराना टिहरी। ठीक है, तो पुराना टिहरी का ही जो नाम था वो था गणेश प्रयाग, और गणेश प्रयाग में भागीरथी में भिलंगना नदी का संगम हो जाता है। ठीक है, भिलंगना नदी कहाँ से आती है, ये खतलिंग ग्लेशियर से आती है। ठीक है, और जो गणेश प्रयाग है पुराना टिहरी में, वहाँ पर संगम होता है भिलंगना का भागीरथी से। अगर हम भागीरथी जो भिलंगना है इसकी सहायक नदियों की बात करें तो भिलंगना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। देखिए प्रश्न बनते हैं कि बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, भिलंगना की। ठीक है, मेदे गंगा किसकी सहायक नदी है, ये भी भिलंगना की है। धर्म गंगा, दूध गंगा, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, भिलंगना की। और भिलंगना खुद किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाल गंगा को बाल खिला नदी भी बोला जाता है। ठीक है, अगर भिलंगना की कुल लंबाई की बात करें खतलिंग ग्लेशियर से लेकर गणेश प्रयाग तक तो कितनी है, 110 किलोमीटर। ठीक है, देव प्रयाग में फिर भागीरथी और आगे जाती है, और देव प्रयाग में इसमें अलकनंदा का संगम हो जाता है। अभी अलकनंदा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से ये मिल जाती है। अगर कुल लंबाई की बात करें, किसकी बात करें लंबाई में, यहाँ पर भागीरथी की। कहाँ से, गौमुख से लेकर देव प्रयाग तक, तो इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है, तो देव प्रयाग से लेकर वो
गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। और देवप्रयाग की जो भागीरथी है इसकी कुछ अन्य सहायक नदी है, कौन कौन सी हैं? केदार गंगा, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, केदार ताल से आती है और इसमें मिल जाती है, और एक और है मिलुन गंगा। आपको प्रश्न बनेगा मिलुन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये भी भागीरथी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम भागीरथी को तो देवप्रयाग तक लेके आ गए, अब बात करेंगे अलकनंदा के बारे में, ठीक है। फ्रेंड, जिसको भी इसके पीडीएफ चाहिए होते हैं वो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेंगे, आप वहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो जो इन्फॉर्मेशन है बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पर ख़राब ना हो। तो देखिए, अब बात करते हैं अलकनंदा उपतंत्र के बारे में, ठीक है। कहाँ से आती है अलकनंदा? तो चमोली में एक जगह है, एक पर्वत है संतोपत शिखर, तो संतोपत शिखर में ही आता है एक अलकापुरी बांक ग्लेशियर, वहाँ से और संतोपत ताल से, तो यहाँ से आती है अलकनंदा, ठीक है। कहाँ से आती है? चमोली जनपद से आती है। संतोपत शिखर देगा या वहाँ पर, या अलकापुरी बांक ग्लेशियर देगा, ठीक है। देखिए, अगर शिखर पूछेगा तो संतोपत शिखर, अगर ताल पूछेगा संतोपत ताल, ग्लेशियर पूछेगा अलकापुरी बांक ग्लेशियर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए, अलकनंदा में मिलने वाली प्रथम नदी है वो है लक्ष्मण गंगा, और इसका अन्य नाम कौन कौन सा है? अन्य नाम है इसका हेमगंगा और पुष्पावती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेमगंगा और पुष्पावती ये दोनों किसके नाम है? अलक जो इसमें मिलती है लक्ष्मण गंगा के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो आगे चलती है, ये केशव प्रयाग में पहुंचती है, और केशव प्रयाग में इसमें सरस्वती नदी का संगम होता है। देखिए, केशव प्रयाग जो पंच प्रयाग हैं, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न बन जाता है पेपर में कि केशव प्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी का संगम होता है? तो वो है सरस्वती का, ठीक है। सरस्वती आती कहाँ से है? तो कॉमेट पर्वत के जो रताकोना नामक स्थान है, वहाँ पर एक ताल है देवताल, तो वहाँ से यह आती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सरस्वती नदी जो है कॉमेट पर्वत है, रत्ताकोना इस स्थान है, जगह का नाम है, और ताल कौन सा है? देवताल, ठीक है। थोड़ा और आगे चलती है, अब यहाँ से हमारे पंच जो प्रयाग हैं वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसी क्रम में है, अगर आपको पूछेंगे लगाने के लिए, आपको इसी क्रम में लगाना है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग आता है, फिर नंद प्रयाग आता है, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और अंत में देव प्रयाग, ठीक है। देखिए, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? विष्णु गंगा, लेकिन विष्णु गंगा आपको ऑप्शन में नहीं देगा, क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाएगा ना, विष्णु से विष्णु गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। विष्णु गंगा को ही पश्चिमी धौली गंगा के नाम से जाना जाता है, और ये धौलागिरी कुनगुल श्रेणी से आती है, ठीक है। तो धौलागिरी श्रेणी से, यानी कि कुनगुल श्रेणी से ये आती है कौन सी? विष्णु गंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पश्चिमी धौली गंगा है, ठीक है। पूर्वी धौली गंगा तो आपको कुमाऊं में बहती है, ठीक है। सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां हैं किसकी? ये हैं विष्णु गंगा की, ठीक है। विष्णु गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ऋषि गंगा, गणेश गंगा, कियोगाड़ और गिरथी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी धौली गंगा की। पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? विष्णु प्रयाग में, और ये प्रथम प्रयाग है हमारा, ठीक है, ऊपर से नीचे के क्रम में। फिर आती है गणेश गंगा, ये भी अलकनंदा की सहायक जो विष्णु गंगा है उसकी सहायक नदी है। कियोगाड़ और गिरथी, ये सभी सहायक नदियां हैं विष्णु गंगा की, और विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा खुद एक सहायक नदी है अलकनंदा की, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, आगे चलेंगे हम थोड़ा, तो देखिए विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच का जो एरिया है, बीच का जो जगह है, वहाँ पर इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बाल खिलिया नदी, विरही गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा। आपको डायरेक्टली ऑप्शन में मिल जाएगा कि पाताल गंगा किसकी सहायक नदी है? पाताल गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। बाल खिलिया किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा। विरही गंगा, गरुड़ गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? अलकनंदा की, ठीक है। कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग के नीचे और नंद प्रयाग के ऊपर। मैं आपको इनका चार्ट भी बनाकर दे दूंगा, आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि आप उसको मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, चार्ट्स में जो मैंने चार्ट बनाया है। अब देखिए अगला है नंद प्रयाग, जो दूसरा प्रयाग आता है वो है नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग से आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं कि ये नंदाकिनी से संबंधित है। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल जाती है अलकनंदा से, और नंदाकिनी आती कहाँ से है? तो त्रिशूल पर्वत में एक जगह है नंदा घुघटी, तो वहाँ से ये आती है, ठीक है। तो नंदा घुघटी जगह से आती है नंदाकिनी, और नंद प्रयाग में अलकनंदा से संगम इसका हो जाता है, ठीक है। फिर आता है तीसरा प्रयाग, जिसमें हम बात करते हैं पिंडर नदी की, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग आता है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में पिंडर नदी का संगम होता है, ठीक है। पिंडर नदी को ही कर्ण गंगा कहते हैं, क्योंकि संगम कहाँ हो रहा है? कर्ण प्रयाग में। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि कर्ण प्रयाग यानी कि कर्ण गंगा, और कर्ण गंगा का ही नाम है पिंडर नदी। पिंडर नदी कहाँ से आती है?
पिंडर ग्लेशियर से आती है और पिंडर ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पिंडर ग्लेशियर कहाँ आता है? बागेश्वर में इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियों की बात करें अगर किसकी? पिंडर नदी की, तो वो है आटागाड़। बहुत बार ये प्रश्न बनता है और इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की, और इसका जो प्रवाह है वो काफ़ी तेज है, तेज प्रवाह वाली ये नदी है। ठीक है, यानी कि काफ़ी गति से ये बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आटागाड़ आती कहाँ से है? तो दूधातोली पर्वत से आती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। अब देखिए, रुद्रप्रयाग में जो नदी है वो है मंदाकिनी, और मंदाकिनी ऐसी नदी है जो केवल एक ही जनपद में बहती है। ठीक है, दूसरे जनपद में ये जाती ही नहीं है। तो अगर आपको मंदाकिनी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए कि मंदाकिनी के तट पर ये जगह कहाँ है, आप सीधा रुद्रप्रयाग पे टिक कर देना, क्योंकि मंदाकिनी दूसरे जनपद में बहती ही नहीं है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी का संगम होता है? अलकनंदा से मंदाकिनी। और उद्गम कहाँ है मंदाकिनी का? तो ये है मंदराचल श्रेणी। ठीक है, मंदराचल श्रेणी कहाँ होगी? जाहिर सी बात है रुद्रप्रयाग में ही होगी। ठीक है, और अगर ग्लेशियर पूछेगा तो फिर आप मंदराचल श्रेणी का ही एक चौराबड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से आती है, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, केदारनाथ के पास स्थित है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें किसकी? मंदाकिनी की, तो कौन कौन सी है? पहली है मधुगंगा। ठीक है, तो मधुगंगा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी की सहायक नदी है। और काली मठ के पास जहाँ पर कालिदास का जन्म होता है, वहाँ पर ये मंदाकिनी से संगम कर लेती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी की, और ये काली मठ के पास मंदाकिनी में मिल जाती है। ठीक है, और अगर और बात करें तो इसमें और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, अभी उनको देखेंगे। ठीक है, अब देखें, रुद्रप्रयाग हो गया, अब आएगा अंतिम प्रयाग जो है देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों का संगम हो जाता है देवप्रयाग में। ठीक है, तो इन दोनों को ही बोला जाता है सास बहू के नाम से। ठीक है, अब आपको प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि इनमें से बहू कौन है, इनमें से सास कौन है। ठीक है, तो देखिए, सास का काम होता है हमेशा अपनी बहू को भगाना, तो भागीरथी से आप ध्यान रख सकते हैं कि भागीरथी कौन है? सास है, यानी कि भगाएगी हमेशा। और अलकनंदा क्या है? बहू है। तो आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं दोनों नदियों को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग में इनका संगम होता है। ठीक है, और देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? यानी कि चमोली में जो स्थित है संतोपत ताल, जहाँ से ये आ रही है, और देवप्रयाग तक, वहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है? वहाँ तक 195 किलोमीटर। ठीक है, और जल प्रवाह की दृष्टि से ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी भी बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा जल लेकर आती है। ठीक है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण नदी भी है। तो देवप्रयाग तक कितनी लंबाई है? 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भागीरथी की हमने ऊपर पढ़ी थी 205 किलोमीटर। ठीक है, देवप्रयाग तक। अलकनंदा की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, ये तो हमने जो सीरियल वाइज था उनको पढ़ा कि कहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है। कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे नबालिका किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। वसुधारा ये किसकी सहायक नदी है? ये भी अलकनंदा की सहायक नदी है। कंचनगंगा, शीरगंगा, अमृतगंगा और सोनधारा, ये सभी सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा की, ये आपको ध्यान में रखना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे वसुधारा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। ठीक है, कंचनगंगा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीरगंगा और अमृतगंगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? अलकनंदा की। आप एक दो बार पढ़ेंगे इसको पीडीएफ को, आपको काफ़ी अच्छे से ये याद यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन के तौर पर आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको पता है बुक में कैसा दिया हुआ है, आपको केवल शॉर्ट यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए, अलकनंदा भी देवप्रयाग तक आ गई, भागीरथी भी देवप्रयाग तक आ गई। तो अब हम देवप्रयाग से आगे इसको हरिद्वार तक ले चलते हैं गंगा के नाम से। ठीक है, तो देखिए, देवप्रयाग के बाद गंगा तंत्र क्या कहता है? ये कहता है कि गंगा जो नाम है ये देवप्रयाग के बाद पड़ता है। देवप्रयाग के बाद ही गंगा नाम से जानी जाती है, यानी कि वहीं से आगे ये गंगा के नाम से फ्लो होती है। देवप्रयाग तक ये भागीरथी और अलकनंदा के नाम से जो फ्लो होती है, और देवप्रयाग के बाद ये क्या होती है? केवल गंगा के नाम से फ्लो होती है। ठीक है, तो गंगा का नाम, गंगा कहाँ पर पड़ता है? देवप्रयाग के बाद। ठीक है, देवप्रयाग तक किस नाम से आती है? भागीरथी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा आगे जाते हैं वहाँ से, तो फूल चट्टी के पास एक जगह आती है, कौन सी? ब्यास घाट है। ठीक है, फूल चट्टी है एक जगह। ठीक है, ब्यास घाट के पास पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है ब्यास घाट, उसके समीप एक जगह है फूल चट्टी। तो वहाँ पर इसमें किसमें? गंगा नदी में नयार नदी का संगम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पौड़ी के ब्यास घाट के पास जो फूल चट्टी है, वहाँ पर गंगा में कौन सी नदी मिल जाती है? नयार नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऋषिकेश में कौन सी नदी मिल जाती है गंगा में? चंद्रभागा नदी। तो ठीक है, आपको पूछा जाएगा ऋषिकेश में कौन सी नदियों का संगम होता है? गंगा और चंद्रभागा का। ठीक है, उसके बाद और आगे जाती है तो रायवाला जो देहरादून में है, रायवाला के पास इसमें
सोंग नदी का संगम हो जाता है किसमें, गंगा में। ठीक है, सोंग नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए सोंग की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक है सिसवा नदी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वाल्दी नदी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और विद्यालना रौ नदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लगता नहीं कि एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको ये दो याद होनी चाहिए। सिसवा किसकी सहायक नदी है, सोंग नदी की। ठीक है, वाल्दी किसकी सहायक नदी है, सोंग नदी की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोंग नदी का संगम कहाँ पर होता है। ठीक है, रायवाला के पास गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, सोंग नदी मिलती है। ठीक है, और हमने ये इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, सिसवा, सिसवा की भी अपनी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी, एक है रिस्पना और एक है विंदाल। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली प्रश्न बनेगा रिस्पना किसकी सहायक नदी है, काफ़ी फेमस नदी है देहरादून की, तो रिस्पना है सिसवा नदी की सहायक नदी, और सिसवा है किसकी, सोंग नदी की। ठीक है, और सोंग नदी किसकी है, गंगा की। ठीक है, और विंदाल किसकी है, ये भी सिसवा की है। ठीक है, आगे जाती है फिर हरिद्वार में। हरिद्वार में क्या होता है, रतमाऊ और सोलानी में ये मिल जाती है। तो हरिद्वार में किन किन नदियों का संगम होता है, हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है, कौन कौन सी, एक है गंगा, ठीक है, गंगा जो आ रही है आगे से, एक है रतमाऊ और एक है सोलानी। इन 3 नदियों का संगम होता है और फिर हरिद्वार के बाद ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक कुल लंबाई कितनी है गंगा की, तो वो है 96 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपको गंगा की लंबाई पूछेगा तो आप 96 किलोमीटर बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर गौमुख से लेकर हरिद्वार तक पूछेगा तो फिर आपको भागीरथी का भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर करना होगा। ठीक है, अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जो फूलचट्टी नामक जगह है ब्यास घाट में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के अंदर, तो वहाँ पे नयार नदी मिलती है। अब नयार नदी के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये आती कहाँ से। ठीक है, देखिए नयार नदी जो है ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार इन दोनों से मिलकर बनी है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। और इन दोनों नदियों का पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार संगम कहाँ पर होता है, ये होता है सतपुली में। ठीक है, तो सतपुली में इन दोनों नदियों का संगम होता है। सतपुली के पास आती कहाँ से हैं, दोनों नदियाँ दूधातोली श्रेणी से आती हैं। ठीक है, और पूर्वी नयार के बारे में पढ़ते हैं पहले। देखिए पूर्वी नयार जो है इसका नाम क्या है, सयूसी गाड़ इसका नाम है, कैन्यूर गाड़ भी इसको बोलते हैं, और दूधातोली के जखमोलीदार जो श्रेणी है वहाँ से ये आती है। ठीक है, कौन सी, जो पूर्वी नयार है, दूधातोली के जो जखमोलीदार श्रेणी है वहाँ से ये आती है। और किस नाम से आती है, सयूसी गाड़ या कैन्यूर गाड़ के नाम से ये आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करें तो वह है पश्चिमी नयार। पश्चिमी नयार 2 शाखाओं में निकलती है दूधातोली श्रेणी से। पहली है इसकी सयोली गाड़ और दूसरी है इसकी ढाईजूली गाड़। ठीक है, ढाईजूली गाड़ और सयोली गाड़, तो इन 2 शाखाओं से निकलती है पश्चिमी नयार और दूधातोली श्रेणी के उत्तर पश्चिम से ये आती है। ठीक है, तो देखिए आपको 2 बातें याद रखनी है, पूर्वी नयार ये दक्षिण पश्चिमी से आती है दूधातोली श्रेणी के, और उत्तर पश्चिम से आती है पश्चिमी नयार। और ये दोनों नदियाँ सतपुली के पास जाके आपस में मिल जाती हैं और फिर पौड़ी जो ब्यास चट्टी जो ब्यास घाट है, ठीक है, ब्यास घाट, वहाँ पे जो फूलचट्टी नामक जगह है वहाँ पर ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको नयार नदी के बारे में भी पता चल गया होगा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी रामगंगा के बारे में। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये यूपी में जाके मिलती है, गंगा से उत्तराखंड में नहीं मिलती है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसे रतवाहिनी या राठवाहिनी भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा इनमें से किस नदी को रतवाहिनी या राठवाहिनी के नाम से जाना जाता है, तो वह है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, कहाँ से आती है, दूधातोली के पूर्वी ढाल से आती है, तो ये भी दूधातोली से आती है। ठीक है, आपको मैंने बताया था दूधातोली से 5 नदियाँ आती हैं, प्रीवियस वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इनमें से 3 तो हमने यहीं पर पढ़ ली, 4 ही पढ़ ली मेरे ख्याल से हमने। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार हो गई है, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा हो गई है और आटागाड़ हो गई है। 5वीं नदी कौन सी है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, इसी वीडियो में उसका नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दूधातोली की पूर्वी ढाल से आती है कालागढ़, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है, वहाँ से ये राज्य के बाहर चली जाती है। कहाँ से, कालागढ़ नामक जगह से। इसके ऊपर यहाँ पर डैम भी बना हुआ है, कालागढ़ डैम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कालागढ़ जो बांध है किस नदी पर है, पश्चिमी रामगंगा के ऊपर है। पूर्वी रामगंगा अगर बोलेगा तो वो सीधा आप कुमाऊँ पे जाएंगे। ठीक है, कुमाऊँ में बहती है पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा के ऊपर है बांध, पूर्वी के ऊपर नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए ऐसा प्रश्न बन सकता है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बिरमा, गागस और बीनो, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, बिरमा, गागस और बीनो नदी इसकी सहायक नदियां हैं।
कालागढ़ तक अगर इसकी लंबाई की बात करें, यानी कि दूधातोली श्रेणी से लेकर जो कालागढ़ है वहाँ तक इसकी लंबाई है उत्तराखंड के अंदर 155 किलोमीटर, ठीक है। और कालागढ़ के बाद ये राज्य से बाहर चली जाती है और जो कन्नौज है, यूपी में आता है कन्नौज, वहाँ पर ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि पश्चिमी रामगंगा किस जगह से राज्य से बाहर चली जाती है? कालागढ़। कालागढ़ तक इसकी लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर। जो बांध बना है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? पश्चिमी रामगंगा के ऊपर। पश्चिमी रामगंगा किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो वह है कन्नौज, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा गंगा तंत्र के बारे में। अब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं यमुना तंत्र के बारे में, ठीक है। देखिए यमुना तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री कांठा, ठीक है। यमुनोत्री कांठा जगह का नाम है, जैसे गौमुख था। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और ये जगह उत्तरकाशी के अंदर कहाँ है? तो बंदरपूंछ पर्वत है। बंदरपूंछ पर्वत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर के एक जगह है यमुनोत्री कांठा, वहाँ से आती है यमुना नदी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यमुना नदी कहाँ से आती है? यमुनोत्री कांठा से। ये यमुनोत्री ग्लेशियर है उसमें स्थित है। और कहाँ है ये? बंदरपूंछ पर्वत पर, ठीक है। इसकी अगर हम सहायक नदियों के बारे में देखें, किसके? यमुना नदी के, तो ऋषि गंगा इसी की सहायक नदी है। हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, कमल गाड़, खुतनू गाड़, बरनी गाड़, गड़ोली गाड़, आसन, भद्री गाड़, मुगरा गाड़ और बनाड़ गाड़। तो देखिए मैक्सिमम जितनी भी गाड़ हैं सभी इसी के सहायक नदियां हैं जो अटपटे हैं। जैसे आटा गाड़ आपको पता है पिंडर की है, ठीक है। लेकिन जो ऐसे अटपटे नाम हैं जो आपने ज़्यादा सुने नहीं हैं तो आप उनको यमुना के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि ये यमुना की ही होगी, ठीक है। इतना रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो गाड़ वाली नदियाँ वो किसकी हैं? यमुना की हैं। अब अगर यमुना की सबसे प्रमुख नदी की बात करें तो वो है टोंस नदी, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना की। और टोंस नदी ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर यमुना नहीं बनाती है, टोंस नदी बनाती है, ठीक है। टोंस नदी को ही तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए हमने बात करी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है यमुना की? सहायक नदी वो है टोंस। टोंस नदी जो है ये 2 शाखाओं से मिलकर बनी होती है, एक है रुपिन, एक है सुपिन, ठीक है। एक आती है उत्तराखंड से, एक आती है हिमाचल प्रदेश से। यह आपको प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन यूके से आती है, कौन इसमें एचपी से आती है, ठीक है। सबसे पहले सुपिन की बात कर लेते हैं। सुपिन आती है स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से, जो कि बंदरपूंछ पर्वत पर है, ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रुपिन की बात करें, रुपिन डोडरा कुवार जो है वहाँ से आती है, ये हिमाचल प्रदेश में आता है। तो आपको बेसिकली एक बात याद रखनी है, जो सुपिन है ये उत्तराखंड से आती है और जो रुपिन है ये हिमाचल प्रदेश से आती है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो ये फिर कुछ आगे तक, कुछ समय तक ये तमसा नदी के नाम से बहती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तमसा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वो है टोंस नदी। यह यमुना से, यहाँ पर इसको से कर देना, ठीक है, यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। तो आपको प्रश्न बनेगा कि यमुना और टोंस में अधिक जल कौन लाता है? टोंस नदी, ठीक है। या फिर यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाने वाली नदी कौन सी है? वो है टोंस नदी। ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और यमुना से अधिक जल लेकर आती है, ठीक है। संगम की बात करें तो जो यमुना से संगम होता है टोंस नदी का, एक कालसी नामक एक जगह है, कालसी और डाक पत्थर के बीच, यहाँ पर इसका संगम होता है देहरादून में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए आती है टोंस नदी और कालसी और डाक पत्थर के सामने ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। और फिर वहीं से आगे जाके धालीपुर नाम की एक जगह आती है देहरादून के अंदर ही, वहाँ से ये राज्य से बाहर चली जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यमुना किस स्थान से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है या यूपी में प्रवेश कर जाती है, वो है धालीपुर, ठीक है। अगर हम टोंस की कुल लंबाई की बात करें, कहाँ से लेकर जहाँ पे ये बहने शुरू करते हैं, कुल 148 किलोमीटर है। कहाँ तक? कालसी व डाक पत्थर तक, ठीक है। तो कालसी और डाक पत्थर तक कुल लंबाई कितनी है? क्योंकि ये उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए आ रही है ना, तो यहाँ तक इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें 148 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, किसकी? टोंस नदी की, ठीक है। अगर हम यमुना की बात करें कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो देखिए यमुनोत्री से लेकर जो धालीपुर है जहाँ से ये राज्य से बाहर चली जाती है वहाँ तक इसकी कुल लंबाई है 136 किलोमीटर। लेकिन अगर कुल पूछेगा इलाहाबाद तक कितनी है, क्योंकि इलाहाबाद में जाके ये गंगा से मिलती है, अगर आपको बनेगा कि यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद तक कितनी है तो फिर आपको 1384 किलोमीटर जवाब देना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर पूछेगा धालीपुर तक कितने हैं, यानी कि राज्य में यमुना की लंबाई कितनी है, तो 136 किलोमीटर है, ठीक है। और लेकिन अगर पूछेगा कि कुल लंबाई कितनी है यमुना की, यानी कि इलाहाबाद तक, वो कितनी है? 1384 किलोमीटर, ठीक है।
अब बात करते हैं तीसरे नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। इसके बाद आखिर में मैंने कुछ वैसे क्वेश्चन भी रखे हैं, ये भी आपको आराम से बुक में मिल जाएगा, जो मैंने आखिर में रखे हैं कि कौन सी नदी जो है वो महान हिमालय से आती है, कौन सी नदी मध्य हिमालय से आती है, कौन सी नदी शिवालिक से आती है, ठीक है। हो सकता है ऐसा प्रश्न बन जाए, लेकिन मैं आपको एक सीरीज़ में मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं काली नदी के बारे में। काली नदी या शारदा नदी, ठीक है, आती कहाँ से है? देखिए, काली नदी और शारदा नदी एक ही नदी के नाम है। पिथौरागढ़ के कालापानी नामक जगह है एक, जो कि ब्यास आश्रम के नज़दीक है, वहाँ से आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि काली नदी का उद्गम स्थल जो है मिलम ग्लेशियर भी माना गया है आयोग की तरफ से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ऑप्शन में मिलम ग्लेशियर दिख जाए तो आप मिलम ग्लेशियर ही टिक करें, क्योंकि 2018 के जो ग्राम विकास अधिकारी पंचायत जो पेपर हुआ था 2018 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का, उसमें ये प्रश्न आया था और उसमें मिलम ग्लेशियर ऑप्शन में था और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में था। आयोग, काफ़ी सारे बच्चों ने क्या करा, उन्होंने काला पानी पढ़ा था तो उन्होंने इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को टिक कर दिया, लेकिन आयोग ने मिलम ग्लेशियर आंसर माना है, ठीक। तो अगर आपको मिलम ग्लेशियर ऑप्शन में मिल जाए तो फिर आप मिलम पर ही टिक करें, ठीक है। तो पिथौरागढ़ के मिलम ग्लेशियर भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर काला पानी से ये आती है। स्थानीय नाम क्या है इसका? काला पानी गाड़ या काली गंगा, ठीक है। तो काला पानी गाड़ या काली गंगा इसका स्थानीय नाम है और ये भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, ठीक है। तो भारत और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? वो है काली नदी, ठीक है। और किस पर्वत के पैरेलल बहती है? पैरेलल यानी कि समांतर में, काकागिरी पर्वत के ये समांतर में बहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी नदी? काली नदी, ठीक है। काकागिरी पर्वत के समांतर बहती है, भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। बात करते हैं आगे, पिथौरागढ़ के बाद ये कहाँ चली जाती है? देखिए, पिथौरागढ़ से आ रही है, उसके बाद ये चंपावत में चली जाती है, ठीक है। और चंपावत में एक जगह है पूर्णागिरि तीर्थ, ठीक है। और पूर्णागिरि तीर्थ के पास एक जगह है बरमदेव मंडी। तो बरमदेव मंडी के बाद से ये कहाँ चली जाती है? नेपाल में चली जाती है। तो आपको प्रश्न बनता है कहाँ से जाती है? नेपाल में। तो देखिए, अगर जगह पूछेगा, जो पर्टिकुलर जगह है बरमदेव मंडी, बरमदेव मंडी कहाँ है? पूर्णागिरि तीर्थ के पास है। और पूर्णागिरि तीर्थ की अगर लोकेशन पूछेगा तो ये टनकपुर के पास स्थित है। और टनकपुर कहाँ है? चंपावत में, ठीक है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको टिक करेंगे। तीनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे क्योंकि तीनों एक दूसरे के आसपास हैं, ठीक है। तो आपको केवल याद रखना है टनकपुर के पास एक पूर्णागिरि नामक जगह है, पूर्णागिरि तीर्थ, आपको सभी को पता है। पूर्णागिरि तीर्थ कहाँ है? टनकपुर चंपावत में है। और उसी के पास एक पर्टिकुलर जगह है बरमदेव मंडी, ठीक है। तो वहाँ से ये नेपाल में चली जाती है, लेकिन नेपाल में ये शारदा नदी के नाम से जाती है, ठीक है। काली नदी के नाम से नहीं जाती है, शारदा नदी के नाम से जाती है। अगर बात करें टनकपुर तक कुल लंबाई कितनी है काली नदी की, तो यह है 252 किलोमीटर, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है ये। कौन सी है? काली नदी। 252 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। अगर बात करें, देखिए नेपाल में हमने बात करी कि नेपाल में इसका नाम शारदा नदी है, लेकिन अगर स्कंद पुराण में बात करें तो स्कंद पुराण में इसको श्यामा नदी के नाम से बोला गया है और इसके जल को अपवित्र बोला गया है, यानी कि इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अपवित्र जल बोला गया है काली नदी का। और शायद मैंने किसी किताब में पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि किस किताब में पढ़ा था, कि नंदाकिनी नदी के जल को भी अपवित्र बोला गया है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये सही है या नहीं, लेकिन कहीं पर मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, आप इसको चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो श्यामा नदी के ही जल को अपवित्र बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? किसमें? काली नदी में। तो काली नदी की जो प्रथम सहायक नदी है वो कौन है? वो है कुठियांकी नदी, ठीक है। कुठियांकी नदी काली में मिलने वाली प्रथम नदी है। जैसे हमने बात करी थी अलकनंदा में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी थी? वो थी लक्ष्मण गंगा या फिर हेमगंगा या फिर पुष्पावती, ये हमने बात करी थी। और अगर पूछेगा काली में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है, तो वो है कुठियांकी। आती कहाँ से है? जैक्सर श्रेणी से आती है और इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काली नदी तंत्र के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी पड़ेगी कि काली और शारदा एक ही नदी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ये राज्य का सबसे पूर्वी नदी तंत्र है, क्योंकि पिथौरागढ़ से आ रहा है। पिथौरागढ़ आपको पता है राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। तो सबसे अगर पूर्वी नदी तंत्र पूछेगा तो वो भी काली नदी तंत्र है, ठीक है। कुठियांकी की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। संगचुमना, निक्रूट, ठीक है, और थुमका। तो निक्रूट और थुमका ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी? कुठियांकी की। और कुठियांकी खुद एक सहायक नदी है किसकी? काली नदी की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर आती है काली नदी से खेला नामक जगह पर कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए, काली नदी से खेला नामक एक जगह है, पिथौरागढ़ में आता है। इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? इसमें वो है पूर्वी धौली गंगा, ठीक है। तो पूर्वी धौली गंगा किससे मिलती है? खेला नामक जगह पर काली नदी से ये मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी?
लेसर नदी जिसको दारमा भी बोलते हैं, नान दारमा, सैला यांगटी और कंचुतिच नदी। तो ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? पूर्वी धौलीगंगा की। और पूर्वी धौलीगंगा खुद एक सहायक नदी है किसकी? काली नदी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है काली से जौलजीवी में कौन सी नदी मिलती है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि काली और गोरी का संगम कहाँ पर होता है, काली गंगा और गोरी गंगा। तो काली और गोरी गंगा का जो संगम होता है वो होता है जौलजीवी में। जौलजीवी आता कहाँ है? तो ये लोकेशन है पिथौरागढ़ के अंदर। ठीक है, गोरी गंगा की अगर हम बात करें तो उद्गम स्थल है मिलम ग्लेशियर, लेकिन मैंने अभी आपको बताया अगर काली ग्लेशियर का आपको प्रश्न आता है और ऑप्शन में मिलम ग्लेशियर मिलता है तो फिर आप मिलम ग्लेशियर ही टिक करें, क्योंकि जो लूसेंट है वहाँ पर मिलम ग्लेशियर माना गया है, एनसीईआरटी है जो। ठीक है, एनसीईआरटी में मिलम ग्लेशियर माना गया है काली नदी का उद्गम। ठीक है, तो गोरी गंगा भी कहाँ से आती है? मिलम ग्लेशियर से आती है, पिथौरागढ़ से ही आती है। और गोरी गंगा की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण है ये दो नदियाँ, क्योंकि मदकानी नदी और मंदाकिनी नाम आपस में मिल रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कन्फ्यूजन में या जल्दीबाजी में मदकानी देखकर सीधा अलकनंदा टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, आपको पहले अच्छे से पढ़ना है क्या लिखा है। मदकानी लिखा है, मंदाकिनी नहीं लिखा है। तो मदकानी किसकी सहायक नदी है? गोरी गंगा की। और आई थिंक ये प्रश्न पेपर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो मदकानी किसकी सहायक नदी है? गोरी गंगा की। गोनखा गाड़ भी किसकी सहायक नदी है? ये भी गोरी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और गोरी गंगा अपने आप में काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और रमल गाड़ भी इसी की सहायक नदी है। फिर आगे जाके इसमें कौन सी नदी मिलती है? काली को सर्वाधिक जल देने वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी में सर्वाधिक जल लेकर आती है सरयू नदी। ठीक है, आपको प्रश्न बनेगा काली में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? कुठियांगटी। ठीक है, काली और गौरी का संगम कहाँ पर होता है? जौलजीवी में। काली को सर्वाधिक जल देने वाली नदी कौन सी है? तो वो है सरयू नदी। ठीक है, और ये कहाँ बहती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि दक्षिण या दक्षिण पश्चिमी जो है वो फ्लो होता है उत्तराखंड की मैक्सिमम नदियों का, लेकिन जो सरयू नदी है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है, और काली नदी को सर्वाधिक जल भी देती है और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी इसको बोला गया है। तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आपको प्रश्न आ जाए कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गोमती और सरयू में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सरयू कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, आती कहाँ से है? तो बागेश्वर में एक जगह है सरमूल, वहाँ से आती है। सरमूल ऑप्शन में ना दे तो फिर झुंडी नामक एक जगह है, वहाँ से ये आती है। ठीक है, कौन? सरयू नदी। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ और चंपावत इनका बॉर्डर बनाते हुए आती है। तो सरयू नदी इनमें से किस राज्य के साथ बॉर्डर नहीं बनाती है? आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको ये तीन ऑप्शन याद रखने हैं। कौन कौन से जिले हैं? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत। तो इनके आपस में बॉर्डर बनाती है पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का, फिर पिथौरागढ़ और चंपावत का। ठीक है, सरयू नदी। जो बैजनाथ और बागेश्वर है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो बैजनाथ है और जो बागेश्वर है ये दोनों के दोनों इसी नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, ठीक है, नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? बागेश्वर से, लेकिन सीमा किसकी बना रही है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और पिथौरागढ़ इनकी सीमा बनाते हुए आ रही है। और जो बैजनाथ तीर्थ है और जो बागेश्वर है ये दोनों सरयू नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, पंचेश्वर के पास ये काली नदी में मिल जाती है। कौन सी? सरयू नदी। तो सरयू और काली का संगम कहाँ पर होता है? तो पंचेश्वर के पास। ठीक है, पंचेश्वर से लगभग 40 किलोमीटर पहले इसका संगम हो जाता है काली नदी से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काली नदी की अगर हमको जो सरयू नदी है इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है सरयू की? 146 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। ठीक है, सरयू नदी की पंचेश्वर तक। ठीक है, क्योंकि पंचेश्वर में काली नदी में ये मिल जाती है। और काली नदी की लंबाई हम बात कर चुके हैं 252 किलोमीटर। सरयू की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? तो सरयू में मिलने वाली, देखिए अभी हमने काली गंगा की बात करी, काली गंगा की सहायक नदी है सरयू, लेकिन सरयू में मिलने वाली जो नदी है वो है गोमती। यानी कि सरयू की प्रथम सहायक नदी है गोमती नदी और ये डेबरा श्रेणी बागेश्वर से आती है और बागेश्वर में ही सरयू से संगम हो जाता है। यानी कि आपको एक और प्रश्न बन गया, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो बागेश्वर दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है, सरयू नदी के और गोमती नदी के। ठीक है, गोमती नदी कौन है? सरयू में मिलने वाली प्रथम नदी है। ठीक है,
आगे बात करें तो सरयू में पनार नदी भी मिलती है। देखिए पनार नदी कहाँ मिलती है? काकड़ी घाट में। ठीक है, तो सरयू और आपको प्रश्न बनता है और शायद प्रश्न बना हुआ है कि काकड़ी घाट में निम्न में से कौन सी नदियों का संगम होता है? तो काकड़ी घाट में पनार नदी और सरयू नदी का संगम होता है। ठीक है, देखिए सारी नदियाँ किसकी सहायक नदी है? सरयू की। और सरयू खुद किसकी सहायक नदी है? काली गंगा की। ठीक है, फिर आते हैं रामेश्वर तीर्थ में। तो रामेश्वर तीर्थ में जो कि ये काकड़ी घाट के ही नज़दीक स्थित है, पिथौरागढ़ में है, और इसमें यहाँ पर पूर्वी रामगंगा का संगम हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्रश्न बनेगा काकड़ी घाट में कौन सी नदी मिलती है? सरयू, पनार। रामेश्वर तीर्थ में कौन सी नदी मिलती है? सरयू और पूर्वी रामगंगा। और पूर्वी रामगंगा की अगर हम उद्गम की बात करें तो ये पॉन्टिंग ग्लेशियर या फिर नामिक ग्लेशियर, इन दोनों ग्लेशियरों से ये आती है। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाएंगे या फिर दोनों में से एक ऑप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी रामगंगा कहाँ से आती है? पॉन्टिंग ग्लेशियर और नामिक ग्लेशियर से। और दोनों ही ग्लेशियर आपको पता है कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। और पूर्वी रामगंगा रामेश्वर तीर्थ में सरयू से मिल जाती है। ठीक है, आगे जाएं तो कुल लंबाई की बात करें, किसकी बात हो रही है यहाँ पर कुल लंबाई की? तो वह है पूर्वी रामगंगा की। और पूर्वी रामगंगा की जो कुल लंबाई है वो है 108 किलोमीटर। ठीक है, तो जो नदियाँ हैं इनकी कुछ लंबाइयाँ भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी उनको हम एक सीरियल वाइज में आपको सारी की सारी यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, आप मेरे साथ रिवाइज करते जाना। ठीक है, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण तंत्र है। ठीक है, हमने 3 महत्वपूर्ण तंत्र तो पढ़ लिए। अब कोशी नदी तंत्र, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोशी नदी के बारे में, कोशी नदी कौसानी जो बागेश्वर में है वहाँ के धार पानी धार नामक एक जगह है वहाँ से आती है। ठीक है, कौसानी से आती है कोसी नदी। तो आपको प्रश्न बनता है कौसानी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कोसी नदी के। कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? वो है कोसी नदी के। रामनगर से मैदान में प्रवेश कर जाती है, यानी कि रामनगर में जाती है, रामनगर के बाद ये मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और सुल्तानपुर एक जगह है उधम सिंह नगर के अंदर, वहाँ से ये राज्य से बाहर। देखिए 2 प्रश्न हैं। पहला, कोसी नदी मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है? रामनगर से। दूसरा, कोसी नदी राज्य से बाहर कहाँ से जाती है? तो सुल्तानपुर नामक एक जगह है उधम सिंह नगर के अंदर, वहाँ से। ठीक है, मैक्सिमम नदियाँ जो हैं अब आएंगी, जो दापका नदी है जैसे, ठीक है, वो सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं? यहीं से बाहर जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ फ्रेंड्स, एक ऊपर जो हमने काली नदी तंत्र पढ़ा था उसमें एक और चीज़ रह गई है कि काली नदी की हमने प्रथम नदी तो देख ली थी, कुठियांगटी है जो उसमें मिलती है, अंतिम नदी को हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो वो थोड़ा इसमें मिस हो गया है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, काली नदी में मिलने वाली जो अंतिम नदी है वो है लदिया नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लदिया नदी कौन है? काली में मिलने वाली अंतिम नदी है। और चंपावत के अंदर एक जगह आती है चूका। ठीक है, तो चूका नामक जगह पर ये अलकनंदा जो काली नदी है उसमें मिल जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लदिया नदी आती कहाँ से है? तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल, इनका जो आपस में मिलन बिंदु है वहाँ पर ये एक मिलन बिंदु है इनका गजार। ठीक है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, लदिया नदी। आपको प्रश्न बनता है काली में मिलने वाली प्रथम नदी कौन है? काली में मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? उत्तराखंड की। तो पहली है कुठियांगटी, अंतिम है लदिया। और लदिया नदी चूका नामक जगह पर जो कि चंपावत में है वहाँ पर काली नदी से मिल जाती है। ठीक है, एक और चीज़ हमारी रह गई थी, हमने यहाँ पर पूर्वी रामगंगा के बारे में पढ़ा कि पूर्वी रामगंगा की कुल लंबाई कितनी है? 108 किलोमीटर है। पॉन्टिंग और नामिक ग्लेशियर से आती है। पूर्वी रामगंगा की कुछ सहायक नदी भी हैं, जैसे काला पानी गाढ़ है, बेरल गाढ़ इसकी सहायक नदी है एक। ठीक है, गरगातिया गाढ़ भी इसकी एक सहायक नदी है। और एक और इसकी सहायक नदी है जो कि मुझे अभी ध्यान में आ नहीं रहा, लेकिन इसकी एक और सहायक नदी है। 4 सहायक नदियां हैं पूर्वी रामगंगा की। ठीक है, भुजपत्री गाढ़, ठीक है, भुजपत्री गाढ़ भी इसकी एक सहायक नदियां हैं। तो 4 नदियां हो गई हैं पूर्वी रामगंगा की, भुजपत्री गाढ़, गरगतिया गाढ़, बेरल गाढ़ और काला पानी गाढ़। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्वी रामगंगा की। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं सीरीज़ के ऊपर। फिर आता है हमने कोसी नदी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं दापका नदी। दापका नदी कहाँ से आती है? ये गर्म पानी एक जगह है नैनीताल में। ठीक है, तो गर्म पानी नामक एक स्थान है नैनीताल के अंदर, वहाँ से आती है दापका नदी। और बाजपुर जो उधम सिंह नगर में है वहाँ से बाहर। तो जो ये छोटी छोटी नदियाँ आएंगी अब आपको केवल देखना है कि कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है। ठीक है, गर्म पानी नैनीताल से आती है, यानी कि नैनीताल से आती है और उधम सिंह नगर के बाजपुर से राज्य से बाहर चली जाती है दापका नदी। फिर आती है बाकरा नदी, ये भी नैनीताल से आती है, उधम सिंह नगर के खानपुर से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो बाहर जाने के आपको पॉइंट याद होने चाहिए पर्टिकुलर, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था, बाजपुर से जा रही थी बाहर दापका नदी, खानपुर से जा रही है बाकरा नदी। ठीक है,
फिर आती है गौला पानी, गौला नदी। तो गौला नदी जो है ये पहाड़ पानी से आती है, नैनीताल में स्थित है, और किच्छा जो कि उधम सिंह नगर में है वहाँ से ये बाहर चली जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है किच्छा से कौन सी नदी बाहर जाती है, गौला नदी। ठीक है, फिर आती है देहुआ नदी। तो देहुआ नदी कहाँ से बाहर जाती है, नैनीताल से आती है, उधम सिंह नगर से बाहर चली जाती है। ठीक है, नंदौर नदी, तो चोर गलिया नामक एक जगह है नैनीताल के अंदर, वहाँ से आती है और बोला जाता है कि दाबका नदी से ही ये निकलती है। ठीक है, देहुआ नदी किससे निकलती है, दाबका से ही निकलती है। ठीक है, देहुआ से निकलती है ये। ठीक है, नंदौर नदी देहुआ से निकलती है और फिर वहाँ से चोरगलिया नामक जगह से अलग हो जाती है, और फिर नानक सागर एक जगह है उधम सिंह नगर और जो नैनीताल है उसके बॉर्डर पर, तो वहाँ पर ये नानक सागर में जाकर जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने सारी नदियों के बारे में देखा। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं कि महान हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। ठीक है, और जहाँ पर महत्वपूर्ण होगा उसकी लंबाई को भी देखेंगे, आप यहीं पर इसको नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले आती है महान हिमालय से। महान हिमालय यानी कि जो उच्च हिमालय वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। पहली है भागीरथी। भागीरथी की हमने लंबाई की बात करी थी, कुल लंबाई कितनी थी, 205 किलोमीटर। ठीक है, फिर आती है भिलंगना। भिलंगना की लंबाई कितनी है, 110 किलोमीटर। ठीक है, अलकनंदा, अलकनंदा के बारे में हमने पढ़ा था 195 किलोमीटर। ये सारी नदियाँ हैं महान हिमालय की। फिर हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय के बारे में देखेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए, एक प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सी नदी मध्य हिमालय से आती है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं ना, तो उनको हम देख रहे हैं। नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी की लंबाई है जो किताब में दी है वो है 56 किलोमीटर। और अगर मंदाकिनी की बात करें, मंदाकिनी की लंबाई कितनी देरी की है किताब में, 72 किलोमीटर, लेकिन आई थिंक जो 2013 के बाद था उसमें तो 110 किलोमीटर दी गई थी। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना जहाँ पर ऑब्जेक्शन होता है। ठीक है, देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जहां पर जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होता है वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वहां पर हट जाता है। एग्जाम में आयोग उस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर देता है और सबको उसका बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उत्तराखंड के आपको पता है कई सारी अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स ने क्या करा है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो आयोग भी जिस क्वेश्चन किताब से क्वेश्चन बनाता है, अगर आपने किसी दूसरी स्टैंडर्ड किताब से पढ़ा है तो आप उसको लेके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आयोग आपके आंसर को सही मानता है और फिर उस क्वेश्चन को ही वो डिलीट कर देता है या फिर आपको उसका नंबर दे देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, महान हिमालय से हमने देखा अलकनंदा आती है, भिलंगना आती है, नंदाकिनी आती है, मंदाकिनी आती है, पिंडर नदी भी आती है, काली नदी, पूर्वी रामगंगा, यमुना और टोंस नदी। ये सारी नदियाँ कहाँ से आती हैं, महान हिमालय से। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य हिमालय से आने वाली नदियों के बारे में। मध्य हिमालय से आती है पश्चिमी रामगंगा, नयार नदी, खोह नदी, खोह नदी जिसके तट पर कोटद्वार बसा हुआ है। ठीक है, सरयू नदी, गोमती नदी, कोसी नदी। कोसी नदी के तट को गतान का कटोरा भी बोला जाता है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। गौला नदी है, फिर पनार नदी, लधिया नदी है। ठीक है, लधिया नदी हमने बात करी थी ना ऊपर, काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी है। ठीक है, चुका नामक एक जगह है चंपावत में, वहाँ से इसमें मिल जाती है। ठीक है, शिवालिक व दून से आने वाली नदियाँ। शिवालिक और दून से कौन सी नदी आती है वो देख लेते हैं। देखिए, बेगुल नदी है, निहाल नदी, सौंग नदी। सौंग नदी की हमने सहायक नदियों की बात करी थी ना पीछे, सिसवा नदी इसकी सहायक नदी थी। ठीक है, और फिर सिसवा की सहायक नदी थी विंदाल और रिस्पना। रिस्पना भी है, नंदौर है, ढेला नदी है। ठीक है, ढेला नदी के तट पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है शायद। ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ढेलापुर नदी के तट पर कौन सी जगह है। ठीक है, मालिनी नदी जिसके तट पर बसा हुआ है कण्व आश्रम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड का नदी तंत्र जो हमने पढ़ा परीक्षावाणी से। ठीक है, इसके लिए मैंने कोई अन्य स्रोत का उपयोग नहीं करा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। केवल मैंने जो बुक्स में दे रखा था उसको एक आसान भाषा में लिखने का मैंने प्रयास किया और नोट्स के फॉर्म में लिखा, ताकि आपको क्विक रिवीजन यहाँ पर हो सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और चीज़ मैं आपको जो बता रहा था कि इसका मैंने चार्ट भी बनाया है। अगर जैसे ट्री बनाते हैं ना, नदी तंत्र पढ़ते हैं तो ट्री से ही उसको समझ में आता है, लेकिन पीडीएफ के अंदर वो ट्री बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। तो मैं आप जो इसकी चार्ट है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, लेकिन राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है तो आपको वो समझना होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं चार्ट भी भेज दूंगा और इसकी पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं से मिलेंगी। ठीक है, फिर आप मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ही मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।